हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 2011 से लेकर के 23 तक के जितने भी सीजीएल और 10+2 एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस हुए हैं उन सभी का जीके जीएस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यानी हर सेट में आपको 75 क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको पहले कंप्लीट करने के पश्चात। तो फिलहाल अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसमें टोटल 18 सेट आएंगे। यानी 2011 से 23 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टोटल 18 सेट में हम लोग कवर करेंगे। तो इस 18 सीरीज तक आप कंटिन्यू रहिए और जितने भी क्वेश्चंस इसमें कराए जाएंगे उनको अच्छे से फॉलो कर दीजिए। समझिए कि पैटर्न क्या रहा था, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे द्वारा दी जाने वाली पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप पेड कोर्स में जा करके अपने हिसाब से कोर्सेज़ को देख सकते हैं। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं सेट नंबर फर्स्ट, जो कि क्या है, आज बिहार एसएससी सचिवालय सहायक जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 18/12/2011 में, इसके आज पूरे सेट को हम देखेंगे। इसी तरह से सभी सेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। संयुक्त स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है 2013, 13, 15, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं कंटिन्यू आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सेट नंबर फर्स्ट हमारा ये रहा, जिसका हल प्रश्न पत्र। तो मैं इसको थोड़ा सा इतना ही रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। पहला प्रश्न ये कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, श्री कुमार बनर्जी जो थे उनका संबंध हो जाता है। तो पहला तो देखिए, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा विभाग होना चाहिए था। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि 2012 में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव पद से ये सेवानिवृत्त थे। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग ये पूर्व अध्यक्ष भी थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के ये पूर्व अध्यक्ष भी थे। और यहाँ पे जो आप बार्क देख रहे हैं, बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके निदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों के साथ ये संबंध रखते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे ऑप्शन हम क्या करेंगे, ऑप्शन ई सही आंसर हो जाता है कि इनमें से कोई भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एक और दो दोनों सही था। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। बार्क की बात कर रहे हैं तो बार्क का चीज़ याद रखिएगा, जिसका गठन जो हुआ था 1954 में हुआ था, 3 जनवरी 1954 में, और जिसका मुख्यालय आपका महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में पड़ता है। अब एक प्रश्न यहाँ पे और बता दूं कि परमाणु ऊर्जा आयोग कहा जाए, आयोग, तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, जबकि परमाणु ऊर्जा विभाग जो है इसकी स्थापना 54 में की गई थी, 1954 में। सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी जो उद्गम होता है ये आपका चीन में होता है, चीन में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, चीन में सतलज नदी, जिससे कि तिब्बत में, एक्चुअली हम कह सकते हैं कि मानसरोवर के पास जो राकस ताल है वहाँ से ये निकलता है, और भारत में हिमाचल प्रदेश में कुन्नूर जिले के साथ प्रवेश करता है। और सतलज जो नदी है ये, इसका जो प्राचीन नाम था सतुद्री हुआ करता था, सतुद्री। ठीक है, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज रूपरेखा जो है वो 22 जुलाई 1947 को की गई थी। यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 का दिन था जब कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। ठीक है, लेकिन उस वक्त ये राष्ट्रीय गान के रूप में नहीं था। ठीक है, इसके राष्ट्रीय गान के रूप में जो मान्यता दी गई वो अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जानते हैं। इसके बाद देखिए, अगला जो प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे मानते हैं, तो हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, क्या कह रहा है कि श्री HR भारद्वाज जो राज्यपाल हैं कहाँ के थे, एक्चुअली वो 2011 के बाद है। तो यहाँ पे वैसे आपको याद करंट का रखना है, वो और एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा कुछ दिन पहले देख करके जाना रहता है। तो कर्नाटक यहाँ पे फिलहाल सही था। इस टाइप के प्रश्न को आप इग्नोर ही करें, क्योंकि जो पुराने करंट में थे उनको आप छोड़ कर चलेंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या बनता है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट जो संस्थान स्थित था
ये आपका हैदराबाद में, हैदराबाद ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2002 में, ये जो आप देख रहे हैं कि 2002 में भारत सरकार और नास्कॉम ने मिलकर के इसको बनाया था, जिसका मुख्यालय है हैदराबाद में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, कौन है वो? तो अशोक अमृतराज, अशोक अमृतराज। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखिए लॉ जो होता है स्कोर बोर्ड पर दोनों पार्टी के द्वारा 0-0 जो अंक शो करता है, किसी का स्कोर भी मतलब आगे नहीं रहता, 0 रहता है स्टार्टिंग जो पॉइंट, उसको हम लोग लॉ कहते हैं। और लॉ जो शब्द है ये 2 खेलों में बेसिकली प्रयुक्त होता है, एक तो आपका टेनिस में होता है और टेनिस कभी कभी ऑप्शन में ना रहे तो बैडमिंटन भी ध्यान रखिएगा। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो 2014 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो एक्चुअली उतना याद नहीं रखना, तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि स्कॉटलैंड में हुआ था, लेकिन आप याद रखिए कि 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है वो कहाँ पर होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। और 2022 में जो हुआ वो कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। नेक्स्ट आता है कि वृंदावन गार्डन स्थित है, वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन पड़ता है, वृंदावन पूछा था तो वो तो मतलब था, लेकिन गार्डन जो है वृंदावन गार्डन ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। सी, उस राज्य का नाम बताया जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। तो अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री दिया गया है बिहार के द्वारा, जिसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे जगजीवन राम थे, राम सुभग सिंह थे, ललित नारायण मिश्रा, केदार पांडे, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव। तो ये सब बिहार के थे, जो कि सबसे ज़्यादा केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री में दिया गया। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी टेनिस खिलाड़ी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आया कि खेल और उनके जो संबंधित खिलाड़ी हैं उनसे थोड़ा सा आपको याद रखना है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटना में, ठीक है, पटना साहिब में। और 22 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1666, ठीक है, 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दुनिया का नवीनतम देश के रूप में जाना जाता है दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या होता है? जुबा, ठीक है, जुबा। नवीनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? यानी सबसे कम साक्षरता जो है वो कौन सा है? तो वो आपका बिहार हो जाता है, सबसे कम साक्षरता दर बिहार। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उनकी राजधानी उस समय कौन सा था? उस समय इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र ऑप्शन सी बनेगा। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य की 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, तो वो कौन है? जो कि अभी बिहार के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार के 9वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो देखिए बेसिकली आपको याद रखना है कि आसियान का जो गठन हुआ कब हुआ, इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो 1967, ठीक है, 1967 में 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया में है। और आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, ये चीज़ याद रखना, जिसमें करीब 10 देश हैं, ठीक है, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई होता है, थाईलैंड होता है, म्यांमार होता है, एक फिलीपींस भी है, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया, ये टोटल 10 देश है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे ये देखा जो कि ऑप्शन सी बांग्लादेश का मैंने जिक्र नहीं किया, तो सी को टिक कर सकते हैं, बांग्लादेश इसके अंतर्गत नहीं आता है। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? एक्चुअली सिंपल सा लैंग्वेज में आपको मैं कहूँ तो आपको ये बताना है कि संवैधानिक निकाय कौन सा है। तो संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? जिसका उपबंध कहीं ना कहीं हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है, जैसे कि किसी अनुच्छेद में हो। तो चुनाव आयोग के बारे में हम जानते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है, सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के थे? तो सबसे पहला प्रश्न आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आंतरिक जो सरकार है इसका गठन कब हुआ था? तो आंतरिक सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को। और राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो था वो खाद्य एवं कृषि विभाग था,
ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्षा विभाग किसके पास? बालदेव सिंह। विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल जो संबंध था ये जवाहरलाल नेहरू के पास था। तो फिलहाल सही आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो न्यूजीलैंड बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की थी? तो सही आंसर क्या होगा? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधीकरण किया था, इस वजह से काफ़ी उस वक्त चर्चा में था, उन्नति किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला जो देश है वो कौन सा था? तो राइट आंसर नीदरलैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा नीदरलैंड, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन से? तो गंगूबाई हंगल जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो ये हर वर्ष दावोस में ही होता है, तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत पड़ता है, ऑप्शन सी होगा। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल वाकर कप प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वाल वाकर कप जो प्रदान किया जाता है वो ओलंपिक खेल में ही प्रदान किया जाता है और ये मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है, मुक्केबाजी में ये प्रकार प्रदान किया जाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ वाकर कप पूछा जाए तो वो गोल्फ के अंतर्गत आता है, वाकर कप गोल्फ के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तक्षशिला जो है वो सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है, ऑप्शन ए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ, तो सन्यासी विद्रोह यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है, सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश, ये गलत है, क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से एक्चुअली ये निकलता है, तो ये हम कह सकते हैं गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी। अच्छा, कावेरी नदी का जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी होती है? तो ध्यान रखना है, हेमावती, कर्णावती जो होता है, सिमसा, काबिनी, भवानी, जितने भी लड़कियों के नाम जैसे लगते हैं वो सब इसके सहायक नदियों के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 आपको पता है लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे सी हो जाएगा। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, स्वामी विवेकानंद। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ पे सी होगा, भारत के प्रधानमंत्री। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए खड़गवासला में, खड़गवासला, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो वो कौन थे? तो उनका नाम आपको याद रखना है, तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे को मित्र के द्वारा धोखा मिला था, जिसके कारण ब्रिटिश ने उनको पकड़ा और बाद में उनको मार दिया गया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये चीज़ याद रखना है, और ये नाना साहब के सेनापति थे। तात्या टोपे को उनका कौन से मित्र ने धोखा दिया? तो राजा मानसिंह के रूप में उनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखिए भूमध्य रेखा एक्चुअली टोटल 13 देशों से गुजरता है। ठीक है, 13 देशों से, जिसमें से यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। यहाँ पे 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं कोशिश करूँगा एक अलग वीडियो लाऊं जिसमें आपको भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर जो भी देश हैं उनको भी करा दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहाँ से देखने को मिलता रहता है, और वो भी ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप एग्री हैं तो थोड़ा सा कमेंट करिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है 40 नंबर, राजनीति
का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों की जो स्थापना है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, ऑप्शन बी होगा। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा कांस्ययुगीन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है, डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, तो ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे SLV3 लॉन्च किया गया था, उसका डेट, एक्चुअली ये तिथि क्रम हमें सजाना है बांग्लादेश का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले SLV3 जो लॉन्च किया गया था, इसका डेट की हम बात करें तो 1980 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, 1980 के अंतर्गत। उसके बाद अगर बांग्लादेश का बनना की बात करें तो ये 1971 था। सिक्किम राज्य का भारत का 22वां जो राज्य बना 1975 था ये। उसके बाद पोखरण फर्स्ट जो परीक्षण था 1974 था। अब इसके अकॉर्डिंग हम सजा सकते हैं कि कौन पहले आएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 71, यानी कि बी 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 के बाद 74, 4, 3, 1, सही आंसर ऑप्शन ए बन जाता है। ए बिल्कुल सही आंसर है। मैगिनॉट रेखा जो है किन देशों के मध्य स्थित है? मैगिनॉट रेखा कैसे हमने याद रखा था? मैगी जा फ्रांस, तो जा फ्रांस यानी जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस। चीनी यात्री जो हेनसांग था वो भारत का भ्रमण किया किसके काल में? तो हेनसांग नाम से क्लियर होता है, ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन के समय में, ठीक है, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के समय में। पुण्य क्रांति का जो आह्वान किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? पुण्य क्रांति का आह्वान या फिर कहा जाता है कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, जयप्रकाश नारायण जी ने, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि विंग्स ऑफ फायर जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध जो है वो कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर, सतलज नदी पर, ऑप्शन बी। कल्याण द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है किसका संग्रह माना जाता है, किसका इतिहास माना जाता है, किसके बारे में एक्चुअली है? तो कलहंड का राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन करता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे निम्नलिखित में से किसके? तो राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आर्य समाज की जो स्थापना है तो वो तो 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था, लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने किया 1828 में। तो करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपका जी के जीएस कंप्लीट होता है। अब देखिए साइंस के क्वेश्चंस जहाँ भी होंगे हम उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड्स फ्लू वायरस, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो बर्ड्स को कैसे याद रखते हैं? BIRDS, 5 है ना, 5 लेटर इसमें, तो H5N1 याद रखिए, H5N1, H5N1 यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, H5N1। सॉरी मैं जो बोल रहा हूँ वो ऑप्शन ए में है, H5N1 होता है, यहाँ पे H1 है, तो ये नहीं, H5N1, ठीक है, मैं लिख देता हूँ H5N1, इसको हम लोग बर्ड्स फ्लू कहते हैं, जिसको एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा। इसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है, यानी SIM जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारी पिंड श्यामकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो सबसे चमकीला तारा के रूप में किसको जानते हैं? शुक्र को ही तो जाना जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है, समुद्रीय शीतल पवन बहती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखा जाए तो शीतल पवन राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न यहाँ पे देखिए कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? तो घड़ी इस कंडीशन में क्या हो जाती है? इस कंडीशन में घड़ी सुस्त हो जाती है, ऑप्शन ए सुस्त हो जाता है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर के गुजरती है तब
प्रभावित होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कभी भी उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो आवृत्ति जहाँ भी है उसको काट दीजिए, आवृत्ति चेंज नहीं होगा, आवृत्ति चेंज नहीं होगा, आवृत्ति चेंज नहीं होगा। यानी सही आंसर हमारा क्या होगा, केवल तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होगा, ऑप्शन डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग जनरली हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ऑप्शन डी। देखिए अगला जो प्रश्न है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि चारों ऑप्शंस को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा सही आंसर निकलेगा कि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल का अंतर परमाणविक की दूरी का परिणाम की कोटि समान होती है, इस वजह से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का बनता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन डी, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत किलकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। तो जिप्सम जो मिलाने का उद्देश्य होता है वो सेटिंग की दर को त्वरित करना, सेटिंग की दर को त्वरित करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन। ये अच्छा प्रश्न है, मीथेन। नेक्स्ट वन आता है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने में सहायक जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट आता है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापक्रम की रीडिंग जो होती है वो दोनों समान होती है, तो वो टेम्परेचर -40 डिग्री होता है। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का जो मान आएगा वो इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का जो काम करता है वो, ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू भारी जल, ठीक है, भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है, अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। देखिए अगला जो प्रश्न है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला जो प्रमुख रोग है वो यहाँ पे हमारा बनेगा एम्फीसेमा, ठीक है। एम्फीसेमा जो एस्बेस्टस से होने वाला रोग है। इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है, एक प्रकार का मानव हार्मोन है और इसका उत्पादन पेनक्रियाज या फिर कह सकते हैं हिंदी में अग्नाशय से होता है, ऑप्शन डी। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन पैरों की हड्डी है। तो पैरों की हड्डी के रूप में हम टिबिया जानते हैं, फिबुला जानते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको कह सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है कि वायु का वेग संबंधित होता है। वायु का वेग संबंधित होता है, ऑप्शन सी, दाब प्रवणता से, ठीक है, दाब प्रवणता से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि से। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। कंप्यूटर में वायरस संबंधित होता है प्रोग्राम है। कंप्यूटर पर वायरस जो एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अधातुएं समानता विद्युत की कुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ऐसा क्यों, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण ये है कि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा इसमें होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पे आप देख पाएंगे, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है। वातावरण में सबसे प्रचुर जो गैस होता है नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन, आपको पता ही है कि 78% नाइट्रोजन ही है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 75 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, 50 क्वेश्चन जीके जीएस का, 25 क्वेश्चन आपका साइंस का था, तो टोटल सेट नंबर 1। और ये 2011 में सीजीएल के पूछे गए क्वेश्चंस आप देख पाएंगे किस तरह से थे 2011 में, अब के पैटर्न और पहले के पैटर्न में कितना ज़्यादा फ़र्क था। तो इस तरह से आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देख करके आप समझ पाएंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना है।
तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितना % है, आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइए ज़रा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।